नमस्कार भावी शिक्षकों। स्टडी फॉर टेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा देने में कार्यरत होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2018 पर्यावरण शिक्षण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जिसमें हम प्रश्न संख्या 121 से 150 तक के क्वेश्चनों को देखेंगे और समझेंगे कि पेपर का लेवल जो है वो किस तरह का है, कितने रिपीटेड क्वेश्चंस हमारे इस पेपर में पूछे गए थे। और मुझे उम्मीद है कि इस बार के पेपर में भी कई क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रीवियस ईयर से देखने को मिल सकते हैं। इसलिए पेपर के में अब ज्यादा समय बचा नहीं है, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर को देखें और रिवीजन करते रहें। ठीक है, चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे पास 2018 में पहला क्वेश्चन कौन सा था। 2018 में पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो ये तो करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया। जो उस समय थी, जो उस समय जिस समय पेपर आया था 2018 में, वो करेक्ट आंसर था बेटा उस समय रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जो थी वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी उस समय 2018 में। ठीक है, परंतु अगर हम करंट टाइम की बात करें, इस समय की बात करें, तो इस समय वर्तमान में विजया किशोर विजया किशोर रहाटकर। ठीक है, इस समय वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्षा हैं वो हैं विजया किशोर रहाटकर। ठीक है, जो 19 अक्टूबर 2024 को इन्होंने कार्यभार संभाला था, अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, ये नवी अध्यक्ष हैं। ठीक है, नवी अध्यक्ष बनी है ये। बात समझ में आ गई है? तो इसका हिसाब से तो राइट आंसर रेखा शर्मा है। लेकिन अगर बात करें करंट टाइम की, तो करंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में विजया किशोर रहाटकर जो हैं वो इस अध्यक्ष हैं इस आयोग की, और 19 अक्टूबर 2024 को इन्होंने कार्यभार संभाला था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है बेटा वो इन दोनों सभाओं को क्या करता है, आहूत करता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो क्या करता है बेटा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत करता है। बात समझ में आ गई? राष्ट्रपति ही है जो लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। ठीक है, लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है, और राष्ट्रपति के द्वारा ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान बेटा अगर हम बात करें तो संविधान के भाग 9 में। ठीक है, संविधान के भाग 9 में। ठीक है, और अनुच्छेद क्या लगता है, अनुच्छेद लगता है 243। ठीक है, बात समझ में आ गई? और अनुसूची में 11, अनुसूची कौन सी लगती है बेटा, अनुसूची लगती है 11। ठीक है, इसमें संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के फिर क्या बोलते हैं इसको, अनुसूची 11 में जो है वो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो प्रश्न 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 9। ठीक है, भाग 9 में दिया गया है, इसका वर्णन किया गया है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से, या संसद की शक्तियों से। ठीक है, तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध की बात अगर हम करें तो वो शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ठीक है, जो संविधान का 74वां संशोधन था उसमें शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में बात की गई थी, इसीलिए ये इससे संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि मुझे लगता है बहुत आसान क्वेश्चन है और आपको पता भी होना चाहिए, बेसिक सी बात है कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी
अम्लीय हो जाता है। ठीक है, जो लोग कहते हैं ना कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सी गैस है जो वर्षा के पानी में घुल जाती है तो वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ठीक है, तो उसकी अगर हम बात करें तो आंसर हमारा हो जाएगा सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अगर पानी में घुल चुकी है तो पानी कैसा हो जाएगा बेटा, अम्लीय हो जाएगा, जो कि हमारे त्वचा के लिए नुकसानदेह है। इसीलिए कहा जाता है पहली बारिश में हमें नहाना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए उसको। ठीक है, इससे क्या होता है बेटा, जलीय और स्थलीय, ठीक है, जलीय और स्थलीय दोनों जीवों को नुकसान पहुंचता है, जिससे में और भी चीजें शामिल हैं, जिसमें इमारत भी है, इमारत और स्मारकों, ठीक है, इनको भी काफी नुकसान पहुंचता है। सल्फर डाइऑक्साइड की बारिश जो है बेटा, उसकी वजह से ही ताजमहल जो है वो परेशानियों में जूझ रहा है। आपको पता होगा कि ताजमहल का कलर, संगमरमर का जो उसका कलर है वो सफेद से पीला पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ अम्लीय वर्षा की वजह से। ठीक है, कुछ पॉल्यूशंस का भी है, लेकिन अम्लीय वर्षा जो है उसका मेन रीजन है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 6 कहता है कि भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया है। प्रश्न 6 में कह रहा है कि विधि का शासन जो है वो किस देश से लिया गया है हमारे संविधान में। ठीक है, तो अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड या फिर आयरलैंड। ठीक है, तो 6 का राइट आंसर बेटा हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड से हमने विधि का शासन लिया हुआ है अपने संविधान में। समझ में आ गया। चलिए, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। बेटा चुनाव हेतु अधिसूचना की बात अगर हम करें तो भारत का निर्वाचन आयोग ही इसको जारी करता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी बेटा, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। प्रश्न 8, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को बेटा क्या बोलते हैं, प्रश्नकाल बोलते हैं। ठीक है, कार्यवाही का जो फर्स्ट आवर होता है उसको हम प्रश्नकाल बोलते हैं, जिसमें क्या होता है बेटा, सामने बात रखी जाती है और लोग उससे रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, प्रश्न 9 कह रहा है वर्षा जल संग्रहण क्या है। वर्षा जल संग्रहण क्या है, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वर्षा जल का संग्रहण जो होता है बेटा, वो होता है वर्षा जल का जमाव और भंडारण। ठीक है, जिससे हम वाटर लेवल में बढ़ोतरी कर सके और जो पानी जमा है, भंडार किया गया है, उसका हम सही तरीके से सही जगह इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो प्रश्न 9 का आंसर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 10 कहता है बेटा भारतीय गैंडे या कह लो एक सींग वाले गैंडे, ठीक है, एक सींग वाले गैंडे कहाँ संरक्षित हैं। तो भारतीय गैंडों के लिए बेटा एक ही नेशनल पार्क है जो बहुत ज्यादा फेमस है, जिसकी बात करें जो है काजीरंगा नेशनल पार्क। क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित करते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क में। समझ में आ गया। चलिए, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। यानी कुछ हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कौन सा सही है। उत्पादक, अपघटक, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, है ना। अपघटक, पहले ही अपघटक नहीं आते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, हाँ ये सही है। ठीक है, ये फॉर्म जो है पहले उत्पादक क्या करेगा, जनरेट करेगा, फिर फर्स्ट कंज्यूमर आएंगे एंड द लास्ट कंज्यूमर्स। ठीक है, अपघटक हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो प्रश्न 11 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए, प्रश्न 12 कह रहा है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ग्रीन हाउस गैसेस का एकदम परफेक्टली डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप जा करके चेक कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस इंक्लूड हैं। और वातावरण में सबसे अधिक की बात करें तो प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन, इन सभी में जो सबसे ज्यादा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा,
सबसे ज्यादा कौन है? कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? यानी पौधों में ऐसा कौन सा वर्णक होता है जिसके कारण उनका कलर जो है वो ग्रीन कलर का होता है, हरे होते हैं? कैरोटीनॉइड, लाइकोपीन, एंथोसाइएनिन या फिर क्लोरोफिल? ठीक है, ये तो आप फोर्थ फिफ्थ क्लास से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि पौधों में हरे रंग का जो कारण है वो क्लोरोफिल नामक वर्णक की वजह से होता है, जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लोरोफिल के कारण ही पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 14 देखिए। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं, ऐसी कौन सी मानवीय गतिविधियां हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का कारण बनती हैं? वनों को जलाना, सही बात है। कृषि क्रियाकलाप, बिल्कुल। एयरोसोल कैन का उपयोग, ये भी इसका कारण है बेटा। ठीक है, तो ये सारों ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। प्रश्न 14वें का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये सभी रीजन है जिनकी वजह से जलवायु परिवर्तन होता है और ये सारे कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? ये भी रिपीटेड है बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्या है? रिपीटेड है। कैसे? पिछले पेपर में बायोडीजल के लिए कौन सी फसल पूछी गई थी, इसमें भी वही पूछा जा रहा है कि यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल जो है वो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। तो मैंने आपको बताया था उस समय, जेट्रोफा जो है वो बायोडीजल फसल के रूप में जानी जाती है। ठीक है, जेट्रोफा से जो बीज प्राप्त होते हैं बेटा, उससे 25 से 30% क्या निकलता है? तेल निकाला जाता है। ठीक है, 25 से 30% तेल निकाला जाता है और इस तेल से कार आदि चलाए जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बायोडीजल नाम पड़ा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? रीजन समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न 16 कह रहा है बेटा कि जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम जो है वो ओसिमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? देखिए बहुत सारे हिंट आपको दिए हैं। जड़ी बूटियों की रानी बोला गया है, ठीक है, और भारत में सबसे पवित्र जड़ी बूटी है, हिंदू धर्म में महत्व है। तो इसमें से आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के हिसाब से अगर आप इन दोनों से हिट नहीं कर पा रहे हैं तो हिंदू धर्म से हिट कर लीजिए कि तुलसी जो है बेटा वो जड़ी बूटियों की रानी बोली जाती है और उसका हिंदू धर्म में भी काफी अधिक महत्व है। और इसका साइंटिफिक नेम अगर बात करें तो ओसिमम सैक्टम होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो प्रश्न 16 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी, आसुत जल, ताजा जल या नल का पानी? सॉरी, नल का पानी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी, आसुत जल, ताजा जल या फिर नल का पानी? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है पहले से। ठीक है, पीने योग्य पानी। प्रश्न 17, पीने योग्य पानी। और आपको पता है धरती पर कितने परसेंट पीने योग्य पानी है? 0.65%, यानी 1% से भी कम पानी जो है वो पीने योग्य मौजूद है धरती पर। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा पानी को बचाइए और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को इस प्राकृतिक संसाधन का लाभ लेने पर। चलिए प्रश्न 18 कह रहा है कि वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में, ठीक है, निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? आप सभी को पता है भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी जिसमें काफी अधिक मात्रा में, काफी अधिक संख्या में लोगों की जान गई थी। कब हुई थी? 1984। उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, 2017 में भी आया था और 18 में भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है बेटा, मिथाइल आइसोसाइनेट इसका सही आंसर हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट की बात अगर हम करें तो इसका फॉर्मूला होता है CH3
NCO। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में बीता है बेटा। ठीक है, तो आपको जो हाल ही में बीते हुए दिवस हैं वो सारे याद करके जाने हैं। पेपर में बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे जो हाल ही में या फिर पिछले 6 महीने में जो भी दिवस बीते हैं, इंपॉर्टेंट डेज जो हैं उनको याद करके जाइएगा, पिछले 6 महीने के खास करके। तो पर्यावरण दिवस आप सभी को पता है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अभी हाल ही में बीता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। MS स्वामीनाथन एक पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे? तो आप सभी को पता है MS स्वामीनाथन को किस नाम से जाना जाता है बेटा? हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। किसके? हरित क्रांति के जनक के रूप में। और हरित क्रांति जो है वो किससे रिलेटेड है? कृषि से संबंधित है, तो ये कृषि वैज्ञानिक होंगे। बात सही है कि नहीं? ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और एक कृषि वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था बेटा? इन्होंने संकर बीज का निर्माण किया था उच्चतम क्वालिटी के, जिससे सूखे की समस्या का समाधान हो पाया था। इसीलिए हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, जो कि एक कृषि वैज्ञानिक थे। इनको 1989 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण भी दिया गया था। ठीक है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1989 में। ये भी याद रख सकते हैं, हो सकता है क्वेश्चन को पूछने का तरीका पलट दे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII कहाँ स्थित है? ठीक है, WII कहाँ स्थित है बेटा? तो आप सभी जानते हैं देहरादून में स्थित है। ठीक है, देहरादून में स्थित है WII यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए प्रश्न 22 कह रहा है बेटा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? हीलियम को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को या फिर ऑक्सीजन को? ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण जिसको सोख लेते हैं बेटा वो आप सभी जानते हैं, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है CO2, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? +12H2O। इसमें हमको क्या देंगे? सनलाइट देंगे और क्लोरोफिल मिलेगा। ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल से क्या बन जाएगा? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। बात समझ में आ गई। ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर ले रहे हैं? अवशोषित कर ले रहे हैं, जिससे ये ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं और जल का निष्कासन करते हैं। ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए प्रश्न 23, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? मृतक भक्षी, मांस भक्षी, शाक भक्षी या फिर रसायन भक्षी? ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों को खाने वाले, अपशिष्ट पदार्थों को खाने वाले को मृतक भक्षी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मृतक भक्षी। ठीक है, समझ में आ गया। चल, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा का निष्कासन होता है? तो प्रश्न 24 की बात करें, जल विद्युत ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा? देखिए भौम जल भूमि से संबंधित है, तो आंसर भी भूमि से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, कुछ चीजें रिलेट करके याद करिए ताकि आपको कभी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति होती है बेटा? तो भूतापीय ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए शोला घास, ठीक है, शोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय या फिर विंध्याचल? तो शोला घास की अगर बात करें, शोला घास हमेशा आपको पश्चिमी घाट पर देखने को मिलेगी। कहां पर? पश्चिमी घाट पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? पेलिकन पक्षी की बात अगर करें तो बेटा वो नेलापडू, कूंथकुलम, कोक्कारेबेलू,
उपर्युक्त सभी। तो ये जो पेलिकन पक्षी है बेटा, ये वो इन सभी जगहों पर प्रजनन करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, समझ में आ गया? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मिनी माता रोग। देखिए एक मैं बता दूं कि अब जो पेपर आ रहे हैं 2015-16 में तो नहीं था, लेकिन 17-18 से जो पेपर बनना स्टार्ट हुआ है उसमें कोई एक रोग जरूर पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको इन रोगों से रिलेटेड एक वीडियो देख लेनी है। ठीक है, और आपको पढ़ करके ही जाना है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि मिनी माता, ठीक है, जो रोग है ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो मिनी माता रोग जो बेटा वो आर्सेनिक की वजह से होता है ऐसा सही है? नहीं, आर्सेनिक गलत आंसर है इसका। ठीक है, पारा, Hg बोलते हैं जिसको। ठीक है, हम्म, इस एलिमेंट को जो वो है, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है बेटा? पारा पाया जाता है। ठीक है, इससे कई लोग बीमार भी हुए हैं और कई लोगों की मृत्यु भी हुई है, जिसकी वजह से ऐसा रोग सामने आया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? पारा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ठीक है, ह्रास मतलब डेप्रिसिएशन। ठीक है, ओजोन परत का सबसे ज्यादा ह्रास किस पर हुआ है? उत्तरी ध्रुव पर हुआ है, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ओजोन परत का जो बेटा सबसे ज्यादा नुकसान या ह्रास कह सकते हो, वो दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। और ओजोन परत का ह्रास होने का बहुत ही नुकसान बेटा हो सकता है, क्योंकि सन रेज में से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आएंगी, और जो कि हमारी त्वचा के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती हैं। ठीक है, जिनसे त्वचा कैंसर होने का भी डर रहता है। ठीक है, तो 28वें का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 29 देखिए, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद्र महाजन, हीरालाल जे कानिया, या एस आर दास। ठीक है, तो अगर हम बात करें भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो हीरालाल जे कनिया थे। ठीक है, हीरालाल जे कनिया कानिया। ठीक है, जो कब से कब तक थे बेटा? जो मुझे लगता है 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक थे। इनका कार्यकाल इतना ही था। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। प्रश्न 30, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? रेड डेटा बुक बेटा किससे संबंधित है? नदियों में प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर, विलुप्ति के करीब जीव, या वायु प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते ही हैं पहले से ही, कि विलुप्ति के करीब जो जीव होता है उनको रेड डेटा बुक में शामिल किया जाता है। ठीक है, जो विलुप्त के करीब जीव होता है उनको गुलाबी कलर की यानी पिंक कलर के पेज पर लिख लिया जाता है, और जब वह विलुप्त की कगार से उबर आते हैं या उनकी संख्या में वृद्धि होने लगती है, तो उन्हें ग्रीन कलर के पेज पर उनका नाम शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो रेड डेटा बुक विलुप्ति के करीब जीव से संबंधित है। जो जीव विलुप्ति के करीब होता है उसका नाम रेड डेटा बुक में दर्ज कर लिया जाता है। ठीक है, और उसको संरक्षित करने के सारे उपाय किए जाते हैं, और जब वो संरक्षित हो जाते हैं तो उनको ग्रीन कलर के पेज पर शिफ्ट कर दिया जाता है, मतलब कि वो अब सेफ हैं, विलुप्ति की कगार से आगे हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, ये रहे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस जो 2018 से रिलेटेड थे, ईवीएस से। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज सपोर्ट करिए, लाइक और शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और अपने पेपर को क्रैक करने में उनको आसानी हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।